एक बेटी और पत्नी में जो अगर बात करें यहाँ पर फर्क की, और संपत्ति का जो ये कानून है अगर उसको देखा जाए तो एक बेटी का जब विवाह हो जाता है तो वो किसी की पत्नी बन जाती है, किसी की बहू बन जाती है। लेकिन जो कानून है अगर संपत्ति की बात करें तो अगर ये प्रॉपर्टी है, अब ये उनके पति की संपत्ति है, ये इनके जो है ससुर की संपत्ति है, और अब ये संपत्ति जिस भी प्रकार का हो, उनका अर्जित हो या उनका पैतृक हो, तो जब एक बेटी का विवाह होगा उस परिवार में, इस परिवार में अगर विवाह होगा तो हमारा संपत्ति कानून क्या कहता है, क्या मिलता है आपको ये अधिकार, कैसे आप अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर बहुत लोगों को ये समस्या है और वो चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि एक बेटी का अगर शादी हो जाता है जिस परिवार में, तो पति और ससुर के संपत्ति में भी हिस्सा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कानून ऐसा नहीं कहता है। क्यों, ऐसा क्या रीजन है? तो चलिए इसको समझने का प्रयास। बहुत लोगों का अपना अपना एक सुझाव है, भविष्य में कुछ नियम बन भी सकते हैं, वो डिपेंड करता है कानून बनाने वाले के ऊपर। लेकिन अभी वर्तमान में अगर जो नियम बात है कि एक पति के द्वारा अगर वो अपनी पत्नी को तलाक दे देती है ना, और क्या कहते हैं तलाक लेती है, जो भी है, पति जो है वो तलाक देता है या जो है पत्नी तलाक लेती है, जो भी है कारण रहा होगा, तो उस केस में यानी एक जो पत्नी है, पति अगर तलाक दे रहा है तो पत्नी को प्रॉपर्टी जो है, या हो सकता है कि उनको हर माह कोर्ट से एक जीवन यापन करने के लिए खर्च मिले। तो आप कहेंगे कि बेटी का तो संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। तो देखें, बेटी का संपत्ति में अधिकार बिल्कुल है, बेटी का है, अपने पिता की संपत्ति में, पत्नी का नहीं, बहू का नहीं। यानी वहां पर जो है अगर बात करें जिस घर में विवाह होता है तो वहां पर ऐसा नहीं है कि उसको अगर ये अधिकार नहीं मिला हुआ है तो उसको कोई वहां से भगा दे, या वहां उसके लिए कानून नहीं है। वो खर्च जो है हर मंथ जो है वो देना होगा, उसके एवज में अगर वो नहीं दे रहा है तो प्रॉपर्टी देनी होगी। तो कानून तो है ही, लेकिन जो अगर समान अधिकार की बात करें तो वो एक बेटी को अपने पिता के संपत्ति में ही है। आज जो सवाल है कि बहू को भी पति के इतना सास ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सा होना चाहिए, पति के जीवित होने पर भी, क्योंकि वो पति के साथ साथ जो सास ससुर की भी जो है वो सेवा करती है। तो ये यहाँ पर जो है बिल्कुल देखें, इस केस में अगर ऐसा होता तो बहुत सारा फ्रॉड भी होता। कुछ लोग जो है विवाह किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो है करते जो पैसे वाले होते, सिर्फ इसीलिए ताकि जो है उनको अपना संपत्ति में हक चाहिए। इसीलिए एक बेटी को जो संपत्ति में जो हक देने की बात है वो सिर्फ पिता की संपत्ति में उसको हक मिलेगा। जो आपको जो है जन्म दिया है उसके लिए बेटा का जितना हक होगा बेटी का भी उतना ही हक होगा। सवाल है कि सर मैंने जमीन में जो है धारा 144 का डिग्री एसडीओ से मिल गया है, मुझे भी वो लोग जमीन में जो है घर का निर्माण कर रहे हैं, डिग्री मिलने के बाद जो आप बात करें फिर आप उसको आगे बढ़ा के आप जो है 145 जो है यानी आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये अब डिपेंड करता है कि आप भी वहां पर एसडीओ के पास जो है आवेदन लगाएं कि आपका डिग्री होने के बावजूद भी उसका उल्लंघन किया जा रहा है। तो बिल्कुल अगर ये निर्माण वो करा रहे हैं तो आप उसको रोकने का प्रयास करें। अगर उस समय प्रशासन का मदद ना हो तो प्रयास करें कि बलपूर्वक भी उसको रोकें, ठीक है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं, है ना। और अगर मान लेते हैं कि एफआईआर से भी थाना प्रभारी सुनवाई नहीं करते हैं तो जो डीएसपी और एसपी हैं उनके पास भी जाकर आवेदन दें। सवाल है कि सर मैंने जमीन खरीदा, रजिस्ट्री भी हो गया, बट जब जमीन का म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया तो उसमें जो है डीड नंबर गलत हो गया और कर्मचारी ने उसमें ऑब्जेक्शन लगा दिया। डीड नंबर गलत होने के कारण अब आगे क्या करना होगा? ऑब्जेक्शन बहुत दिन से देखें लगा हुआ है, ऑब्जेक्शन बहुत दिन से
देखें लगा हुआ है अगर आपका वो, तो आप उसको जो है एक तरह से अगर वहां पर सुधार के लिए ऑप्शन है तो फिर से सुधार कर सकते हैं, नहीं तो सर्कल ऑफिसर के पास जो है आवेदन कीजिए कि आपका वो अप्लाई करने में डीड नंबर गलत हो गया है। आपको जो है ठीक है, अगर वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो आप फिर से भी अप्लाई कर सकते हैं, या वहां से आपका सारा जो है किसी कारण को रिजेक्ट कर दिया तो फिर आपको हो सकता है कि DCLR के पास जाना पड़े, है ना। तो ये आपको जो है करना, ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। सवाल है कि सर मेरे दादाजी के नाम से 1989 का खतियान है और उस जमीन पर 3 पीढ़ी से घर है, लेकिन पड़ोसी के पास 1972 का केवाला है, क्या करें। और जमीन का कुछ जो है हिस्सा किसी तरह से पड़ोसी के पास है। देखिए अगर 1900 और वो लगता है कि वो मान्य है, मतलब अगर निबंधन कार्यालय में भी वो जो है रजिस्टर है, केवाला के आधार पर अगर अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ तो वो व्यक्ति को अपने केवाला को लेकर सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, और सिविल कोर्ट से जो है डिग्री के बाद ही, जब तक आपका जो एक तरह से खतियान बना है वो कैंसल नहीं होगा, उसके पक्ष में डिग्री नहीं होगा, तब तक उसका जमीन पर किसी प्रकार का कोई मालिकाना हक नहीं है। लेकिन अगर वो केवाला मान्य होगा, सही होगा, गलत नहीं होगा, है ना, फर्जी तरीके से नहीं कराया गया होगा, तो उस केस में यानी उस केवाला में जो भी प्रॉपर्टी है वो आपके पास है भी तो चली जाएगी। सवाल है कि हम एक जमीन खरीद रहे हैं, उस जमीन का प्लॉट में जो पहला पार्टी खरीदा है उसने रास्ता सहित जो है रजिस्ट्री करवा लिया, मतलब प्लॉट जो है पहला पार्टी जो खरीदा तो रास्ता सहित जो है रजिस्ट्री करवा लिया। अब उसमें कोई रास्ता नहीं है, क्या उस जमीन को खरीदना चाहिए कि नहीं। देखें जमीन का अगर मान लेते हैं कोई भी प्लॉट है, अगर वो घर बनाने वाला प्लॉट है, मकान बनाने वाला प्लॉट है, तो नियम है, ठीक है, नियम, अगर नगम नियम का तो सख्त नियम है, और ग्रामीण क्षेत्र में भी नियम है कि रास्ता तो देना पड़ेगा, आप किसी का रास्ता नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर मान लेते हैं कि आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर हो सकता है कि आपका रास्ता का किसी प्रकार का कोई भी सॉल्यूशन निकले तो आप ले सकते हैं, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो आप नहीं लें। आपको ऐसा लग रहा है कि भविष्य में इसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है तो आप उसको ले सकते हैं। सवाल है कि सर देखें, कह रहा है कि सर जो मेरी दादा के जमाने से कब्जा है और जो सरकारी रसीद है वो नहीं कटी है, तो मैं उस जमीन को कैसे अपने नाम से रजिस्ट्री कराएं। देखें कब्जा अगर आपका है तो कब्जा रहने से अब वो आपकी जमीन तो होगी नहीं, अगर आपका रसीद नहीं कटा हुआ है तो उस संपत्ति का जो मालिकाना हक है ना वो आपको नहीं मिला हुआ है, आप किसी को बेच नहीं सकते हैं, आपके नाम पर संपत्ति नहीं है। तो अभी फिलहाल अगर आप उसका रजिस्ट्री करेंगे तो कैसे करेंगे, रजिस्ट्री करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। तो पहले अगर वो आपकी संपत्ति है ना, तो पहले आपको, है ना, आपको रसीद कटाना चाहिए। लेकिन अगर वो आपसे किसी का कब्जा किए हुए हैं तो अगर सरकार का जमीन है तो सरकार पर आपको जो है दावा पेश करना होगा, अगर मान लेते किसी का निजी जमीन है तो उस पर दावा पेश करना होगा एडवर्स पोजीशन का। लेकिन अगर मान लेते हैं आपके पास उस जमीन के अलावा कोई भी जमीन नहीं है तो सरकार का ऐसा नियम होता है कि आपको सरकार के द्वारा एक वासगत जो है जीवन यापन करने के लिए पर्चा निर्गत करके दिया जाएगा, जिसमें आपको जमीन का रसीद जो है वो काट दिया जाएगा, ठीक है, और आप जीवन यापन करने के लिए उस जमीन पर मकान भी बना सकते हैं। ये जो है बहुत सारे राज्य में नियम है, बहुत सारे राज्य में जो है ये नियम नहीं भी है, लेकिन अक्सर जो सरकार के द्वारा इस तरह का जो मुहिम है वो चलाया जाता है। सवाल है कि पंच द्वारा जमीन का बंटवारा हुआ है, रसीद मेरे नाम से कट रहा है, बट केवाला जो है पूरा जमीन का मेरे भाई के पास है, अपने हिस्से का जमीन का केवाला कैसे प्राप्त करें। देखिए सब कुछ हुआ, रसीद जो है कट रहा है तो कटने दीजिए, फिलहाल आप उस रसीद के आधार पर आप अपनी जो है पत्नी के नाम कर सकते हैं, आप अपने बच्चे के नाम कर सकते हैं, ठीक है, आप खुद केवाला कर सकते हैं, इसलिए कि रसीद अगर आपके ऊपर आ गया,
हाँ, लेकिन वो जो है आप केवाला कर सकते हैं, और वो केवाला जो है, आप केवाला प्राप्त करने का तो तरीका यही होता है कि जो आपका हिस्सा होगा, अगर आपके भाई के नाम से है तो भाई आपको वो रजिस्ट्री कर दे। ये क्या होता है, एक वो सही वर्क कार्य होता है। मान लेते हैं आज आपके भाई है, नहीं भाई के बेचे जो एक तरह से बेटे होंगे, बेटी होगी, तो वो अगर ये कोर्ट में दावा करेंगे कि मेरा केवाला है, गलत तरीके से दाखिल खारिज करा लिया है, तो फिर दिक्कत हो सकता है, समस्या हो सकता है, उलझन हो सकता है। तो ये एक प्रोसेस है। नहीं तो अगर आपके नाम से अगर रसीद है तो आप खुद किसी के नाम से कर सकते हैं, यानी वो लैंड ट्रांसफर एक रजिस्ट्री के तौर पे, उस पर एक रजिस्ट्री के तौर पे उसको जो है अलग रूप दे सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए।